ओए क्या तो भैया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। ठीक है, एक बारी मैं फटाफट उसका रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट की बात है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे भैया। ठीक है, नॉर्मल है, ये एंगल क्या होता है, आई ए का 90 माइनस आई ए का 1, याद है। स्टेटमेंट की ये सेकंड रे को बी से सी डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, बी बी रे सेकंड को बी से बी डैश, यहाँ पे एक नॉर्मल खींच दीजिए, तो आपको पता है क्या होगा, आर, तो ये क्या होगा 90 माइनस आर, तो ये क्या होगा आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एंगल क्या है 90 डिग्री, और ये क्या है भैया 90 डिग्री, क्योंकि रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू। तो अपने को क्या करना है, सीट ये डिस्टेंस कितना होगा सीटी, ये वाला सीटी होगा, ये भी क्या होगा भैया सीटी होगा। तो एंगल दिस बराबर में तो भैया क्या निष्कर्ष निकला कि भैया हाँ सीधे वाली आ रही है। हेलो 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 हेलो, आ तो रही है आवाज, आ तो रही है मेरी। ठीक है चलो, देखिए μ1 है, यहाँ पे लाइट की स्पीड c1 होगी, और यहाँ पर भैया ये रेयर मान लीजिए, यहाँ का रिफ्लेक्टिवनेस क्या है भैया μ2 है, ये लाइट की स्पीड c2 होगी, और इसको हमने आंसर मान लिया, अपने आप से मान लिया। ठीक है, तो लाइट जब आंसर में आएगी, देखिए भैया जब मैंने मान लिया बी से लेके बी डैश तक आने में कितना टाइम लगा, टी विद c1 विद स्पीड, तो भैया डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा c1 इंटू में टी, ये बी से कहां पे आ गया बी डैश पे। ठीक है, जब ये यहाँ पे था तो यहाँ पे था, जब ये यहाँ से यहाँ पे आया तो क्या रुका होगा, नहीं ये आगे बढ़ेगा, लेकिन कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है भैया, अभी भी दोनों का फेस क्या होगा सेम रहेगा, ज्वाइन कर दीजिए, क्या बन गया वेव फ्रंट। ये एंगल आर है तो क्या होगा 90 माइनस आर, तो क्या होगा आर। अपने को पता है ये दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के। साइन आई क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आई इस ट्राइंगल का एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा c1 अपॉन में टी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा भैया ए बी डैश क्या होगा, और साइन आर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या भैया देखिए ये क्या है c2 इंटू में टी, c2 इंटू में टी, और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया ए बी डैश, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टी से टी क्या हुआ कट मर गए, ये और ये कट मर गया, क्या हुआ c1 अपॉन में c2। ये क्या होता है भैया लाइट कहां से कहां पे आ रही है, μ1 से लेकर आ रही है μ2, तो उसको लिखे μ2 अपॉन में
μ1 तो हो गया, साइन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, साइन आई μ1 और μ2 साइन आर, दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, याद होगा आपको। ठीक है भैया। बात करते हैं भैया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है भैया, बड़ा तुच्छा सा क्वेश्चन है और मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ इन मीडियम। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा हर मीडियम में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। कह रहा भैया एक ग्लास है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया 1.5 है, ये एयर है, ये नॉर्मल है, लाइट यहां से यहां पे आती है और यहां से ऐसे मुड़ जाती है ना, रिफ्रैक्ट होगी। तो कह रहा भैया जो इंसिडेंट लाइट है, वो कह रहा उस इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ क्या है 600 नैनोमीटर, क्या है। तो भैया इस ग्लास से जब रिफ्लेक्ट एक लाइट तो क्या रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट, और दूसरी क्या होगी, रिफ्लेक्ट, एक रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी रिफ्रैक्ट होगी। तो कह रहे भैया बताइए इसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो इसकी वेवलेंथ वही होगी जिसकी 600 नैनोमीटर ही होगी, क्योंकि मीडियम क्या है भैया, वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अगर अच्छा यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या है भैया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर भी लाइट की स्पीड क्या होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि मीडियम सेम है, मीडियम डिपेंड्स अपॉन द सेकंड। फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो भैया फ्रीक्वेंसी अपनी निकल आएगी सी नॉट अपॉन में लैम्डा नॉट, यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी सी नॉट अपॉन में लैम्डा, मतलब इन दोनों में कोई चीज, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव। अब मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टेड वेव की बात करता हूँ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ की वेवलेंथ क्या होगी, तो वेवलेंथ इन मीडियम होता क्या भैया, देखिए इसको इसके नीचे रहिए तो क्या होगा लैम्डा नॉट अपॉन में म्यू, लैम्डा नॉट क्या है भैया 600 नैनोमीटर डिवाइड बाय 1.5 निकाल लोगे भैया। स्पीड इन मीडियम निकालना, तो वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है ये स्पीड इन मीडियम निकालना, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा सी नॉट अपॉन में म्यू 3 × 10⁻⁴ क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड, और क्या होगा 1.5, सॉल्व कर लीजिए आगे। फ्रीक्वेंसी भैया कुछ भी रहेगा, कहीं भी रहेगी, तो मीडियम पे ही और फिर हमेशा क्या रहेगी, चेंज नहीं होने वाली।
मेरी आवाज कट रही है? When a number of waves traveling through a medium superposed on each other, comma, the resultant displacement at any instant, at any point, the resultant displacement at any instant, at any point is equal to the vector sum of the displacement due to individual waves, vector sum of the displacement due to the individual waves at that point. ध्यान दीजिए, मेरे समझिए बेटा। इसे नहीं, क्या कर रहा है? देखिए भैया, मान लीजिए अपने पास 3 कंडीशन बता रहा हूं भैया, ठीक है? एक बारी एक वेव थी, प्लीज भैया देखिए, एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड क्या भैया A1, एक दूसरी वेव है, इसका एम्पलीट्यूड क्या भैया A2, क्या है A2। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर दी, क्या करेगी? सुपरपोज कर दी, ठीक है? तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी क्या होगी? A1 प्लस A2, समझ गया? या दूसरी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि A1 आपका ऐसा और जो दूसरी वेव है वो क्या हो गया? उसका फेज अलग हो, अपोजिट हो। तो जब एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे, ये A1 है और ये क्या है भैया A2 है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो डिपेंड करेगा किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अब देखिए भैया, मैंने कह दिया इस कंडीशन में तीन पॉसिबिलिटी आती है। इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, मैंने कहा अगर A1 A2 से ज्यादा, ऊपर वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, नीचे वाली का कम, तो जो रिजल्टेंट वेव रहेगी क्या होगी भैया? उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 माइनस A2। मैंने कह दिया अगर भैया A2 A1 से ज्यादा है, नीचे वाली ज्यादा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा भैया? नीचे से आएगा, A2 माइनस A1। और अगर मैंने कह दिया भैया दोनों बराबर है, तो टू, अरे मन नहीं आता पीछे टू की आवाज आती है, ठीक है? जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट जो स्ट्रेट आती है, तो वही स्ट्रेट होगी, ठीक है? भैया इसी को कहते हैं भैया सुपरपोजिशन। और यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रखा है, वेक्टर सम ऑफ द ऑल वेव्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। मतलब मान लीजिए यहाँ पर 2 वेव बनाई है मैंने, ऐसा 10 वेव भी हो सकती है, 50 वेव हो सकती है, 100। आप देख रहे हो वेक्टर सम क्यों बोला? क्योंकि जब दो की डायरेक्शन सेम थी तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ? A1 प्लस A2। अब जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? चेंज होगा। ये जब भी हो सकता है जब वेक्टर क्वांटिटी हो। स्केलर क्वांटिटी हमेशा एक जैसे जुड़ती है, उनका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? एक ही आता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट क्या होता है भैया? अगर मैं बोलूं 1 और 2 वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके रिजल्ट की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन 1 और 2 अगर स्केलर है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा भैया? 3 ही है। दूसरी पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमने बोला भैया वेक्टर सम है, तो भैया यहाँ पर ध्यान रखना भैया कि टोटल एम्पलीट्यूड मान लीजिए बहुत सारी वेव्स है, तो वेक्टर सम ऑफ पहली वेव का एम्पलीट्यूड, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, डॉट 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 डॉट, एंड भी वेव्स का एम्पलीट्यूड के सम के बराबर रहेंगे। समझ गए भैया? लास्ट में यही बोलो, यहाँ पर 2 वेव्स को जोड़ा है मैंने, आप आगे ही वेव को जोड़ सकते हो, कॉपी कर लो एक मिनट के अंदर। एक जनरल फिनोमेना है जहां पर आपकी वेव्स कभी भी सुपरपोज कर सकती है। सुपरपोज करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन।
अभी आपने बीट फॉर्मेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में। बीट फॉर्मेशन जब होता है जब दो वेव सुपरपोज करें लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी का स्लाइटली डिफरेंट है। जब दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को सुपरपोज करती है, मतलब ऐसा करती है, तो बीट फॉर्मेशन होता है। याद है? थोड़ा बहुत याद होगा बीट फॉर्मेशन। जब दो आइडेंटिकल वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एग्जैक्टली सेम है, क्या है, एग्जैक्टली सेम, तो भैया जब वो सुपर इंपोज करेंगी तो उस केस में आपका एक नई चीज बनती है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं भैया? यहां पर हम इंटरफेरेंस ही पढ़ने जा रहे हैं। जो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल होती है, हमेशा एग्जैक्ट होती है, सेम होती है, ऐसी वेव्स को, ऐसे सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। और जिनकी फ्रीक्वेंसी लगातार बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, ठीक है भैया, अभी पता लग जाएगा, उसे इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिए भैया, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। आपको ध्यान रखना है, बस ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोहेरेंट क्या होता है, इनकोहेरेंट क्या होता है। तो भैया मैंने दो वेव बनाई। क्या बनाई? दो वेव। ये है पहली वेव, इसका एम्पलीट्यूड क्या है भैया? एम्पलीट्यूड क्या होता है पता आपको? क्या होता है? जो पार्टिकल सबसे ऊंची हाइट पे जाता है, मीन पोजीशन होती है, क्या होती है भैया? मीन पोजीशन से सबसे ऊंची हाइट जो होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? एम्पलीट्यूड। तो एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड क्या भैया? ए है, और दूसरी वेव अपने पास है जिसका एम्पलीट्यूड क्या भैया? बी है। क्या है? बी। मतलब इसके जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बी करते हैं और इसके पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ए करते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, उससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस वेव के सबसे ज्यादा और सबसे जो दूर गए होंगे पार्टिकल डिस्प्लेस करके, उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए। उनकी दूरी क्या होगी? ए। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे नीचे नीचे हो जाए, ऐसा दूसरी वेव। अच्छा, दोनों वेव के अंदर जो एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन आ रही है वो किसके हिसाब से आ रही है? साइन के हिसाब से। किसके हिसाब से आ रही है? तो हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं y इक्वल्स टू में a के अंदर वेरिएशन, एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन। देखो पहले एम्पलीट्यूड 0 था, फिर बढ़ा, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर घटा, फिर नेगेटिव टू मैक्सिमम, फिर इस a के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो किस हिसाब से आ रही है? साइन के हिसाब से आ रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? साइन के। और यहाँ पे लिखते हैं थीटा लिख दो, या थीटा की यहाँ पे नॉर्मली आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ ओमेगा 1 टी। ये पहली वेव है, समझ गए भैया? पहली वेव की इक्वेशन क्या है? a sin ओमेगा 1। ओमेगा 1 क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ साइकिल इन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितनी साइकिल होगी? एक सेकंड में 4 साइकिल होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4। लेकिन एंगल कितना होगा? 8 पाई। अबे एक साइकिल में 2 पाई एंगल होता है, तो 4 साइकिल में कितना होगा? 8 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी होती है? अगर एक सेकंड में 50 वाइब्रेशन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50। मतलब एक गया, एक इसे कहते हैं एक वाइब्रेशन। इसे क्या कहते हैं? एक वाइब्रेशन। ऐसी ही 50 होती है तो फ्रीक्वेंसी 50 बन जाती है। और एक वाइब्रेशन में कितना एंगल होता है? 2 पाई। पाई 2 पाई। एक वाइब्रेशन में 2 पाई का एंगल, तो 50 वाइब्रेशन में 100 पाई। ओके भैया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है भैया? ओमेगा 1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस वेव के लिए क्या लिखूं? तो y2 इक्वल्स में क्या होगा? b sin ओमेगा 2। ओमेगा 2 क्या है? ओमेगा 2 ठीक है भैया, क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कोहेरेंट सोर्स की बात करो, कोहेरेंट सोर्स, और ये क्या भैया? इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं कोहेरेंट सोर्स की, ध्यान दीजिए भैया, कोहेरेंट सोर्स, तो भैया दोनों वेव, अगर ये दोनों वेव को मैं बोलूं कोहेरेंट है, दोनों क्या है? तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो दोनों एक दूसरे से एंगुलर फ्रीक्वेंसी या नॉर्मली फ्रीक्वेंसी f1 बराबर में f2, ये दोनों क्या? अगर एक सेकंड में 50 वाइब्रेशन ये कर रहा तो ये भी कितने करेगा? 50। अगर एक सेकंड में 100 पाई का एंगल ये कर रहा तो ये भी कितना करेगा? समझ गए भैया? तो अगर दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया? एग्जैक्टली सेम होगी, या दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। जब क्या हो गया? कोहेरेंट सोर्स होगी। ठीक है भैया? इनकोहेरेंट में ऐसा नहीं होता, ना तो ये बराबर होता है और ना ही फ्रीक्वेंसी दोनों की आइडेंटिकल, दोनों अलग अलग होते हैं। समझ गए भैया? दूसरी बात देखिए, इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस,
इंटरफेरेंस हमेशा कोहेरेंट सोर्स के मिलने पर ही, सुपरपोज करने पर ही होता है, और इसके सुपरपोज करने पर बीट फॉर्मेशन होता है। इसके करने पर यहां पर क्या होता है भैया, इंटरफेरेंस। इसे कहते हैं भैया इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। और यहां पर क्या बनता है भैया, बीट फॉर्मेशन। इसे हमें पढ़ना नहीं, अभी तो नहीं पढ़ना, इलेवंथ में पढ़ लेते हैं ये भैया, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस हमेशा क्या होता है भैया, दो आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को जुड़ने पर होता है। अगला तीसरी बात, ये सबसे मेन बात है, ठीक है, कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अब फेज डिफरेंस क्या हो गया, ये क्या हो गया, फेज डिफरेंस, फेज मतलब होता है एंगल, क्या होता है? अब देखिए भैया, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक वेव है, ये नॉर्मली चल रही है, तो ये कितना फेज हुआ, इसने पाई किया, फिर कितना फेज कर लिया, 2 पाई, फिर 3 पाई। अब देखिए भैया, मैं अगर एक वेव तो ये नहीं, दूसरी वेव भी इसी के साथ बना दूं, तो भैया जब इसका जीरो था, ये इस वाले पॉइंट पर दोनों का फेज क्या होगा, जीरो होगा, दोनों ने जीरो एंगल बना रखा होगा, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो, जीरो माइनस जीरो, दोनों के एंगल का डिफरेंस क्या है, जीरो है। जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचे, तो इस वाली वेव में कितना एंगल बना लिया, पाई, इस वाली ने भी कितना किया, दोनों पाई माइनस पाई, फिर जीरो। इस वाले पॉइंट पर पहुंचे, तो इसने कितना बना लिया, 2 पाई, इसने भी कितना बना लिया, 2 पाई, तो फेज डिफरेंस फिर क्या हो गया भैया, जीरो हो गया। फेज डिफरेंस फिर क्या हो गया, यहां पर पहुंचे, तो इस वाली ने क्या कितना बना लिया, 3 पाई, इस वाली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ऐसा जब भी पॉसिबल है जब दोनों की वाइब्रेशन क्या हो रही है, सेम है, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, जब दो वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कभी चेंज, यानी ये क्या होना चाहिए भैया, कांस्टेंट, क्या होना चाहिए। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो भैया मान लीजिए इसने क्या किया, एक वेव ने कितनी साइकिल कर ली भैया, 2, और दूसरी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग है उसने कर ली पता नहीं, तो इसका अभी दोनों का फेज क्या, 0 0, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ। लेकिन जब ये यहां पर पहुंचा, ये यहां पर पहुंचा, तो भैया इसने कुछ और भी एंगल फालतू कर लिया। भाई इसी टाइम पर देखो, इसी टाइम पर देखो, जब ये वेव यहां से यहां पे आ गई, तो ये वाली वेव क्या हुई, यहां से यहां पे आ गई, उसने ज्यादा फेज कर लिया, और उसने क्या किया, कम फेज किया। एक ने 180 किया और दूसरी ने 180 से कुछ, पहले फेज कितना था, 0 था, अभी क्या हुआ, कुछ आ गया, आगे फिर कुछ और बदलेगा, ऐसी कुछ और बदलेगा। तो भैया जो इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है भैया, लगातार बदलता रहता है। फेज डिफरेंस क्या होता है भैया, वेरिएबल, यानी जहां पर वेरिएबल फेज होता है वहां पर यूनिट फॉर्मेशन की और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों ही बराबर नहीं होती, उसे इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। कैसे, जहां पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है वहां पर इंटरफेरेंस होता है, और वहां पर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती है, बराबर होती है, क्या कहते हैं भैया, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, फटाफट कॉपी कीजिए। जीरो जरूरी नहीं है, देखिए भैया एक और एक केस देखिए, मैंने अभी जीरो बता दिया, इससे तो समझ में आ गया होगा आपका कि लगातार फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है तो हमेशा बदलता रहता है फेज, एंगल का डिफरेंस बार बार क्या होता है, बदलता रहता है। इसमें देखिए मान लीजिए एक वेव ऐसी थी, ये चली, जब ये नीचे आने लगी, ध्यान दीजिए बेटा, जब ये नीचे आने लगी तो दूसरी वेव अराइज हुई, ये नीचे आई, ये जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे आई, ये जब ये नीचे आई तो ये क्या हुई, ऊपर चली गई। ठीक है भैया, अच्छा इस वाली ने कितना फेस कवर कर लिया, पाई का, लेकिन जो स्टार्ट हुई है यहाँ से उसने कितना किया, 0, जो स्टार्ट हुई है इस पॉइंट पर सॉलिड वाली ने कितना किया, पाई का, और डॉटेड वाली ने कितना किया, 0 का। 0 और पाई के बीच में फिर डिफरेंस कितना आएगा, पाई का। अब देखिए यहाँ पर आया तो यहाँ के लिए सॉलिड वाली के कितना फेस होगा, 2 पाई, और डॉटेड वाली के लिए कितना होगा, पाई, फिर डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई का। ये देखिए सॉलिड वाली ने कितना किया, यहाँ पे आके 3 पाई का, और डॉटेड वाली ने कितना किया भैया, 2 पाई का, फिर डिफरेंस कितना आ रहा है, समझ गए, इसे भी कोहेरेंट सोर्स ही कहते हैं। ठीक है, जल्दी करो भैया 1 मिनट में। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन देखिए, the redistribution of light energy, the redistribution of light energy
the redistribution of light energy, the redistribution of light energy when two current sources are superposed to each other. The redistribution of light energy when two current sources are superposed to each other. Superposed means ना भैया overlap, ब्रैकेट में ना overlap, superposed to each other. The redistribution of light energy when two current sources are superposed to each other. There are two types of interference. There are two types of interference. There are two types of interference. पहला लिखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. पहला लिखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव. अब देखिए कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. जुड़ी थी ना तो उसके इसमें क्रस्ट एक दूसरे के पास में होता है, क्रस्ट और बड़ा जाता है, ट्रफ एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ट्रफ और बड़ा होता है. इसे कंस्ट्रक्टिव कहते हैं. डिस्ट्रक्टिव में इसका उल्टा होता है. ठीक है भैया. तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, आगे की बात करेंगे. हाँ बोलो ना. हाँ बोल.